चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। अब हम लोग उससे आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ई टाउ बाई एम ई। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी डी वेक्टर इक्वल्स माइनस ई टाउ बाई एम ई वेक्टर। अब ड्रिफ्ट स्पीड का करंट के साथ क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये आज हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर चूज करते हैं। इमेजिन करिए एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर का एक खास लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे और वो लेंथ है वी डी इंटू डेल्टा टी। ये बेसिकली क्या है, ये एक लेंथ है जो एक इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है वो डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, आप इसे एल लेंथ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस वी डी डेल्टा टी लेंथ एज्यूम करने से हम लोग को एक एडवांटेज होगा, एक चीज़ को समझने में आसानी होगी, इसलिए हम लोगों ने लेंथ वी डी इंटू डेल्टा टी एज्यूम किया है। अब मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है हमारा, लेट अस कंसीडर a length Vd into delta t of a wire of cross sectional area A carrying a current I। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देखिए, ये जो n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मटेरियल जैसे बदलेगा, अगर सिल्वर है तो उसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी, एल्युमिनियम है तो उसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो भी खास मटेरियल है हमारा, इसके लिए हम लोगों ने एज्यूम किया कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, कुछ भी नाम इसका दे देते हैं, ए डैश। ठीक है, और हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन को डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे। ऑब्वियसली करंट का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे वो हम लोग इसको फाइंड करेंगे यहाँ। ठीक है, तो number of electrons crossing the cross section AA dash in time delta t, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इमेजिन करिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक इस क्रॉस सेक्शन पर, और ये मूव कर रहा है वीडी स्पीड से। इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड का डायरेक्शन अगर हमने इधर लिया है तो ऑब्वियसली हम लोग करंट इस तरह से
एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो भी हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट होगा। अब ज़रा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वी डी इंटू डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। यानी डेल्टा टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी ट्रैवल कर लेगा, यानी इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स वी डी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में वी टी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जो कि ये है। तो ऑब्वियसली ये इससे कम दूरी पर है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन के इधर है, मान लीजिए यहाँ पर है, अब ज़रा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में विचार करें, तो ये इलेक्ट्रॉन भी डेल्टा टी टाइम में वी टी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन ये इस क्रॉस सेक्शन से इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन को पास नहीं कर पाएगा। यानी इस लाइन के इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस लाइन के इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब इस क्रॉस सेक्शन को पास कर जाएंगे डेल्टा टी टाइम में। यानी अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस शेडेड रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उस क्रॉस सेक्शन को पास कर जाएंगे। तो n इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेडेड रीजन। अब आपको वी डी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस या लेंथ एज्यूम करने का एडवांटेज पता चल गया होगा। तो n हम लोग लिखें, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम कर दें, यानी ये जो शेडेड रीजन है इसका जो वॉल्यूम होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस शेडेड रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ए डैश इन टाइम डेल्टा टी। तो जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं, तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ई से मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर चार्ज पासिंग थ्रू ए डैश इन टाइम डेल्टा टी, इसको हम लोग डेल्टा क्यू कह दें, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा हो गया NEA VD इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इस डेल्टा टी को हम इधर ले आए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस इज NEA VD, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, I। सो I इज NEA VD। देखिए हमें ये रिलेशन मिल गया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड अगर ज़ीरो हो जाए, और ड्रिफ्ट स्पीड ज़ीरो कब होता है, जब हम लोग सेल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सेल को हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड ज़ीरो हो जाएगा, और ड्रिफ्ट स्पीड जैसे ही ज़ीरो होगा तो करंट की भी वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है,
इसको हम लोग थोड़ा फर्दर और आगे बढ़ाएं, आई एरिया को इधर लेकर आएं, आई बाई ए इक्वल्स एन ई वी डी and I by A is J, current density. So this is the relation between current density and drift speed. ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, I इक्वल्स एन ई ए वी डी एंड J इक्वल्स एन ई वी डी। चलिए J इक्वल्स एन ई वी डी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब इसमें हम लोग वी डी की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, एन ई टाउ बाई एम ई। तो ये हो गया हमारा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई। ठीक है, इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो जे वेक्टर इक्वल्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई वेक्टर। ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमारा रिलेशन हो गया। इस टर्म को देखिए, इस टर्म में E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट होता है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कांस्टेंट होता है। दो टर्म ऐसे हैं N और टाउ। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल या कंडक्टर बदल जाए तो N बदल जाएगा। तो अगर हम मटेरियल को नहीं बदलते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो ये N हमारा फिक्स हो जाएगा। दूसरा जो टर्म है वो टाउ है। तो टाउ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और मटेरियल को सेम रखें। यानी हम लोग लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं सिग्मा। ये कांस्टेंट होगा इफ द मटेरियल कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, and at constant temperature। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ रख दें। सिग्मा ई वेक्टर, this is your Ohm's law। इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन है
यही हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। और ये सिग्मा जो है, सिग्मा इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी है। और आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा जो है ये दो बातों पर निर्भर करेगा, एक मटेरियल यानी नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। ठीक है, मटेरियल बदल जाएगा तो सिग्मा बदल जाएगा, और टेम्परेचर भी बदलेगा तो सिग्मा बदल जाएगी। कैसे बदलेगी ये हम लोग आराम से इन्फर कर सकते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ डिक्रीज करता है, टाउ डिक्रीजेस एंड हेंस सिग्मा डिक्रीजेस। यानी आप टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो घट जाती है, यानी करंट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी जो है, टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये ओम्स लॉ तो है, लेकिन आपने ओम्स लॉ को जिस रूप में देखा है वो है ये V = IR। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये वाकई में इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं। अगर इसी फॉर्म में ये है तब तो आप ये मानेंगे कि ये ओम्स लॉ है। तो हम लोग इसको इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो J = सिग्मा इंटू ई स्केलर फॉर्म में। J करंट डेंसिटी है तो हम इसे लिख सकते हैं I/A सिग्मा, और E को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। यानी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है सपोज, और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और इस कंडक्टर का लेंथ अगर L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कंडक्टर पे एक्ट करेगा वो V/L होगा। तो V = हम लोग लिख सकते हैं 1/σ L/A × I। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे V = ρ × L/A, वेयर रो जो कि 1/σ के बराबर है, यानी दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। सो इट इज़ रेसिस्टिविटी, दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिसे आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग R लिखेंगे,
वेयर R इक्वल्स रो इंटू L बाई ए, और इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पर ये R किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कब कांस्टेंट होगा। नेचर ऑफ मटेरियल सेम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेंथ नहीं बदले, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स हो, तो फिर ये मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाता है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। चलिए, तो ये ओम्स लॉ का वो फॉर्मेट है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिससे आप फैमिलियर हैं। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन से J इक्वल्स सिग्मा इंटू ई से, या ये इक्वेशन इसी का फॉर्म है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो में कितना हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है। वो मटेरियल अगर करंट के फ्लो में ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर वो कम हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल is related to the hindrances produced by the material in the flow of current। ठीक है। और आर अभी हम लोगों ने देखा कि रो इंटू L बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से अब हम लोग ये बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ of the conductor, that is R is directly proportional to L। लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना लंबा कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और ये हम लोग देख रहे हैं कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी वायर जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और वायर जितना मोटा होगा, जितना थिक होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरी चीज़, नेचर ऑफ द मटेरियल,
चौथी चीज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ करता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। यानी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। इसलिए हायर टेम्परेचर पर कोई भी कंडक्टर कम करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर के थ्रू, और टेम्परेचर जितना कम होगा उसके करंट के फ्लो करने का जो रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम लोग फिर देखेंगे सेपरेटली कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, वो हम लोग सेपरेट सेक्शन में उसको देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। अब जो कुछ नई क्वांटिटी हम लोगों के पास आई है उसका थोड़ा हम लोग एक डेटा बना लेते हैं। पहला जो था रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट लिखेंगे। एसआई यूनिट इसका है ओम, सिंबल ये है। उसके बाद इसका रिलेशन लिखेंगे, R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग जिन जिन चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा टेम्परेचर। यहाँ ये लिख देंगे हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो R इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। दूसरी क्वांटिटी रेसिस्टिविटी। इसका जो ऐसा यूनिट होगा ओम मीटर, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। रेसिस्टिविटी RA/L यानी ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी जो था वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल था। ये दो चीज़ों पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। इसके बाद कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी से पहले कंडक्टेंस कर लीजिए। दिस इज R, दिस इज रो, दिस इज G। तो कंडक्टेंस जो होता है
ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम। इसी को हम लोग मोहो भी कहते हैं, उल्टा पढ़ेंगे तो MHO, ठीक है। और ये उन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा जिस पर R डिपेंड करता है, यानी यहाँ लिख दीजिए सेम एज R। और इसके बाद कंडक्टिविटी, सिग्मा, तो कंडक्टिविटी जो है 1/ρ है। और इसका अगर ऐसा यूनिट हम लोग लिखना चाहें तो पर ओम पर मीटर या मोहो पर मीटर, और सेम एज रेसिस्टिविटी। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो करंट था उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है वो हम लोगों ने किया, और उसमें बहुत सारे टर्म्स को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी, और फिर ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक वे में हम लोगों ने लिखा। और फिर ये 4 टर्म हैं, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये भी हम लोगों ने लिस्ट किया। जब हम लोग 10th में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को एक फैक्ट के रूप में लिखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब हम लोगों ने ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो अब हम लोग इस स्टेज में हैं कि हम लोग ये बता सकते हैं कि वाई रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन length, depends on cross sectional area, depends on temperature, why resistance of the material increases with increase in temperature, why the resistivity increases, why the conductivity decreases with increase in temperature। तो ये सारा कुछ हम लोगों का जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ये सारा कुछ आता है। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो उसी पार्ट में जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, यानी ओम्स लॉ को हम लोग V = IR लिखेंगे, और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ये तो हम लोग जान गए कि इंक्रीज़ करता है, लेकिन कैसे इंक्रीज़ करेगा, वो रिलेशन क्या होगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच। तो अब एक तरह से आप कहिए कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी में एंटर करेंगे, और ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ओम्स लॉ को मैक्रोस्कोपिक स्टडी में, मैक्रोस्कोपिक वे में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है।